हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद टेम्परेचर के साथ जो केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन है इसको मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दिया है। तो आज हम देखेंगे केमिकल पोटेंशियल का वेरिएशन किसके साथ, प्रेशर के साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले समझना है केमिकल पोटेंशियल होता क्या है। तो इसके लिए आप केमिकल पोटेंशियल वाला वीडियो लेक्चर को जरूर देख लें, है ना। उसमें आप डिटेल में समझ जाएंगे कि केमिकल पोटेंशियल होता क्या चीज़ है, उसका डेरिवेशन क्या था। उसके बाद आप टेम्परेचर वाले को देखें कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में केमिकल पोटेंशियल में क्या चेंजेस होता है। तो आप ऑटोमेटिक प्रेशर को इजीली वे में समझ जाएंगे, या फिर प्रेशर को भी देख सकते हैं। तो लेकिन आपको केमिकल पोटेंशियल वाले वीडियो लेक्चर को जरूर देखना चाहिए कि केमिकल पोटेंशियल है क्या चीज़। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर के केस में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपको समझना है केमिकल पोटेंशियल का स्टार्टिंग, है ना। तो सब किसके रेस्पेक्ट में हम देखने वाले हैं, टेम्परेचर को काट देते हैं यहाँ से। हमें क्या देखेंगे, इस केमिकल पोटेंशियल वेरिएशन विथ प्रेशर को देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं केमिकल पोटेंशियल का होता क्या है। तो म्यू आई केमिकल पोटेंशियल, जिसको मैंने अपने केमिकल पोटेंशियल लेक्चर में डिटेल में समझाया। तो डी एन आई ये हो गया, और सभी अदर कंपोनेंट्स ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एन जे कॉन्स्टेंट होता है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि एन आई एन जे के इक्वल नहीं है। एन आई एन जे क्या है, कंपोनेंट्स है, सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स है, लिख देंगे, है ना। तो एन आई एक टाइप का मॉलिक्यूल्स है, एन जे दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स है। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि एन आई मान लो एक टाइप है, एन जे बाकी सभी को डिफाइन कर रहा है। तो एन आई और एन जे इक्वल तो नहीं है, ये तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा था केमिकल पोटेंशियल, जो मैंने अपने केमिकल पोटेंशियल वाले वीडियो लेक्चर में बताया है कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है। अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट, है ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। पी लिख देंगे या फिर प्रेशर लिख देंगे। कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर के कांस्टेंट है एंड एन आई, नंबर ऑफ जो एन आई जो चेंज हो रहा है ना, ये भी हम कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब चेंज नहीं कर रहे हैं, सिस्टम को फिक्स कर दिए हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट जो आई कंपोनेंट्स है सिस्टम का। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब डी टी क्या होगा आपका, जीरो होगा, और एन आई कांस्टेंट है तो डी एन आई भी क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे देख लेते हैं। डी म्यू आई, है ना, बाई डी पी, पी के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डी पी कॉन्स्टेंट क्या क्या है हमारा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, और एन आई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बहुत आसानी से मैंने बता दिया ये। उसके बाद इधर को लिख लेते हैं। तो इधर भी क्या लिखेंगे, डी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी के डी पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इधर क्या बचा है, डी जी है और डी एन आई है, सॉरी एन आई लिखेंगे इसको, एन जे नहीं है, एन आई है ना। तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो डी एन आई हो गया। अब बाकी टेम्परेचर प्रेशर और एन जे आपका क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद आप देखो पी के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो इसको पूरा होल ब्रैकेट लगाएंगे। और पी के रेस्पेक्ट में जब हम कर रहे हैं तो क्या क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर और एन आई, इसलिए टेम्परेचर लिखेंगे बाहर में और एन आई लिखेंगे, एन आई है, ठीक है, एन आई ये बाहर में लिखेंगे। ठीक आया समझ में। हमने क्या किया है, म्यू को किया है सबसे पहले केमिकल पोटेंशियल, डी म्यू आई बाई डी पी लिखा है, और टी और एन जे लिखा है, एन आई लिखा है, याद रखेंगे एन आई है ये, है ना, भूलेंगे नहीं इसको, एन आई है ये, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से। तो क्या है ये, सबसे पहला डी म्यू बाई डी पी है टेम्परेचर और एन आई है ये, और बाकी डी पी डी बाई डी पी है, डी जी बाई डी एन आई है, टेम्परेचर प्रेशर और एन जे है। उसके बाद ओवरऑल क्या है, टेम्परेचर और एन आई है। क्योंकि एन आई है ये, क्योंकि एन आई के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं एक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम अगर लिखना होगा हमें तो डी स्क्वायर के लिखेंगे, या फिर इसको ऐसा ना लिखते हैं, किनारे में मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्या हम करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो जी है, जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी है। गिब्स फ्री एनर्जी है क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का एक प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो अगर हम लिख देते हैं, मान लो डी बाई डी पी है हमारे पास, और क्या है, डी जी बाई डी एन आई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर, डी जी मल्टीप्लाई कर दे डी बाई डी स्क्वायर, और क्या है ये, डी पी और डी एन आई है। तो ठीक है, तो स्टेट फंक्शन होने की वजह से हम नीचे वाला जो डी पी और डी एन आई है ना, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो डी स्क्वायर जी है और डी पी है और डी एन आई है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर जी है और डी एन आई पहले लिख सकते हैं, फिर
dp लिख सकते हैं। ये स्टेट फंक्शन का प्रॉपर्टीज है ये वाला, है ना, कि इस टाइप से होता है, तो इसको हम नीचे वाले जो टर्म को पलट के लिख सकते हैं। और इसको अगर हम फिर सॉल्व कर दें इधर वाले टर्म को, राइट साइड वाले को, तो क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एन आई हो गया, इधर क्या हो गया, डी जी बाई डी पी हो गया। तो आपको देखो यहाँ पर ये वाला है, ये वाला अलग है, ये दोनों डिफरेंस देखो। यहाँ पे डी एन आई, पहले वाले में डी एन आई अंदर में था, अब वो कहाँ आ गया, डी एन आई बाहर में आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज को यूज़ करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखना है आप लोगों को, जी क्या है हमारा, इज इक्वल टू स्टेट फंक्शन है, जी इज ए स्टेट फंक्शन। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डी स्क्वायर, क्या यूज़ कर सकते हैं, डी स्क्वायर जी, तो डी एन आई, और सॉरी इसको क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना, हमने क्या यूज़ किया है, डी बाई डी पी लिया है, और इधर क्या लिखा है, डी जी बाई डी एन आई को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने देखा ऊपर में, डी एन आई बाई डी एन आई लिख सकते हैं, और डी जी बाई डी पी लिख सकते हैं। तो ये हमारे स्टेट फंक्शन का प्रॉपर्टीज़ को हमें इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब ये लिखने के बाद अब वो इक्वेशन जो आपका इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से हम क्या लिखेंगे उसको, आपका डी म्यू आई है और डी पी है, किसके रेस्पेक्ट में है, टेम्परेचर और एन आई के रेस्पेक्ट में है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो डी बाई डी एन आई को बाहर ले आए, उसके बाद क्या है, डी जी बाई आपका डी पी है, ठीक है, डी जी और डी पी है। अब देखो यहाँ पे मैं स्पीड बता रहा हूँ, जो डी एन आई है आपका टेम्परेचर और एन आई है, इसमें टेम्परेचर और एन आई है, ये भी क्या होगा, किसके किसके लिए बात हो रहा है, टेम्परेचर और एन आई, जब हम प्रेशर के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखे ना एट प्रेशर कांस्टेंट पे टेम्परेचर और एन आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये भी अंदर आ जाएगा और ये वाला जो है वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर देखिए डी जी बाई डी पी कर रहे हैं, तो हम इसको डेफिनेशन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर और एन आई के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट की बात करते हैं। लेकिन अगर हम एन आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एन आई लिख रहे हैं, तब हम किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, टेम्परेचर प्रेशर और एन जे के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। ये हमने समझ गए हैं, है ना। हमने केमिकल पोटेंशियल का फार्मूला में ही देखा है, अगर हम डी एन आई के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हैं तो हम एन जे को कांस्टेंट में रख रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर एन जे को। तो ये जो अंदर वाला पार्ट्स है ये डी जी बाई डी पी को बता रहे हैं, और अगर हम पी के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करें, तो मैंने पहले ही कंडीशन में लिखा है कि कांस्टेंट में क्या होता है, टी और एन आई होता है, तो टी और एन आई को मैंने कांस्टेंट में रखा, और डी बाई डी एन आई मतलब बाहर में हम रेस्पेक्ट कर रहे थे, अब कांस्टेंट में क्या रहेगा, टेम्परेचर प्रेशर और एन जे को हम कांस्टेंट में रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा अगला काम है वो हम करने वाले हैं, ये भी एक इक्वेशन लिख देते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब हम आते हैं एक इक्वेशन से, वी नो हमें इक्वेशन पता है डेल्टा जी का, डेल्टा जी का इक्वेशन होता है माइनस एस डेल्टा टी प्लस वी डेल्टा पी प्लस होता है समेशन ऑफ, आप लिख सकते हैं म्यू एक्स और डी एन एक्स। तो म्यू एक्स और डी एन एक्स से क्या है, समेशन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, बहुत सारे एड्स है ना। तो अगर म्यू एक्स की बात करें या फिर डी एन एक्स की बात करें, तो एन एक्स क्या होगा आपका, एन एक्स मतलब हो रहा है एन आई एन जे सब चीज़, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं सिस्टम में, जितने भी कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम है, सबको डिफाइन करने के लिए हम लोग एन एक्स ले रहे हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जो केमिकल पोटेंशियल होता है वो मैंने डी जी बाई डी एन आई लिया है, और क्या लिया है, टेम्परेचर प्रेशर और एन जे को कांस्टेंट लिया है, मतलब एन जे तो पहले से ही कांस्टेंट है, हमने स्टार्टिंग में ले लिया था। और मैंने बाद में बोला है कि जब हम टी के रेस्पेक्ट में पी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर और एन आई को भी मैंने कांस्टेंट बोला है, मतलब एन आई भी कांस्टेंट हो गया आपका, एन जे भी कांस्टेंट हो गया, तो डी एन आई भी जीरो है और डी एन जे भी जीरो है, तो ओवरऑल सब जीरो है, तो डी एन एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डी एन एक्स किसको डिफाइन कर रहा है, सभी कंपोनेंट्स को डिफाइन कर रहा है, जितने भी सिस्टम में कंपोनेंट है अगर सब कांस्टेंट ही है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए डी एन एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एन आई भी कांस्टेंट जीरो है और एन जे भी जीरो है, आपके नंबर ऑफ मोल्स एन टाइप वाले भी चेंज नहीं हो रहा है तो जीरो हो रहा है, कांस्टेंट है मतलब। और दूसरा है एन जे जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टाइप ऑफ जे वाला जो है वो भी कांस्टेंट है, तो उसका भी चेंज क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको, तो ये पूरा टर्म जीरो, और साथ में मैंने क्या बोला है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा बोला है, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर हम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को क्या लिखें, कांस्टेंट, तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, ये मैंने ऊपर में लिखा भी है,
यहाँ पे देख सकते हो आप डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 है और डी एन आई भी 0 है और डी एन एक्स तो पहले से ही डी एन जे तो क्या है पहले से ही 0 है। तो सब चीज़ को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल बचा क्या, आप ये भी टर्म 0, बस बचा ये है कि अब बचा है डी जी इज इक्वल टू क्या बचा है, वी डेल्टा पी बचा है। ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, डेल्टा जी का ये हो रहा है टेम्परेचर और एन आई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, टेम्परेचर और एन आई के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी जी बाई डी पी लिख देते हैं। डी जी बाई डी पी नीचे लाया हूँ और किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर और एन आई के रेस्पेक्ट में, बचा क्या इधर, वी बचा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर कितना है, शायद 4 है ना। इक्वेशन नंबर 3 तक लिख चुके हैं, इक्वेशन नंबर 4 है। अब देखो, अब इस वैल्यू को है ना डी जी बाई डी पी इज इक्वल टू टी एन आई को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट वैल्यू, क्या वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा जी बाई डेल्टा पी टी एन आई पुट कर देंगे, क्या रख देंगे उसकी जगह वी। तब देख सकते हो यहाँ पर है ना, इस इक्वेशन में आपको दिख रहा होगा ये वाला जो वैल्यू है इतना से लेकर के इसके जगह हमें क्या पुट करना है, इसके जगह हमें पुट कर देना है वी पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा, तब देखिए इसको, डी म्यू आई है और आपका डी पी है, डी म्यू आई डी पी क्या है, टेम्परेचर और एन आई है। ये होने के बाद ये क्या है, डी बाई डी एन आई बाहर में, और इस पूरे वैल्यू की जगह क्या लिखेंगे हम, वी लिख देंगे। वी लिखे उसके बाद ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर में कांस्टेंट क्या चीज़ है, टेम्परेचर, प्रेशर और एन जी आपका कांस्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। तो आपको पता होगा डी वी बाई डी एन आई, डी वी बाई डी एन आई आपका टेम्परेचर, प्रेशर और एन जे के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रखते हैं, तो यही हमारा क्या होता है, वी आई होता है। वी आई मतलब क्या बोलेंगे, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ये कैसे हुआ है, अगर आपको ये जानना है तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज वाला वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको समझने के लिए आपको पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज या पार्शियल मोलर क्वांटिटीज आपको आना बहुत जरूरी है। तो डी वी बाई डी एन आई और टी पी एन जे के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरा को वी आई लिख सकते हैं, जो कि क्या है आपका पार्शियल मोलर वॉल्यूम है। तो हमारे पास क्या बचा, डी म्यू आई हो गया आपका, और ये हो गया डी पी, इसके रेस्पेक्ट में है टेम्परेचर और एन जे कॉन्स्टेंट, सॉरी एन आई है ना, ये एन आई कॉन्स्टेंट है। तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे वी आई पार्शियल मोलर वॉल्यूम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी म्यू आई हो गया आपका, और टेम्परेचर और एन आई है, इधर क्या हो जाएगा वी आई डेल्टा पी मल्टीप्लाई हो गया, और कांस्टेंट तो आपको पता है क्या है, टेम्परेचर और एन आई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट लिखे ना लिखे चल जाता है ये। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अब इसको करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 है ये, इंटीग्रेट इक्वेशन 5 कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो म्यू 1 से लेकर के, मतलब केमिकल पोटेंशियल को म्यू 1 से लेकर के कहाँ चलेंगे, म्यू 2 तक, और प्रेशर को P1 से लेकर के P2 तक। तो लिखते हैं इंटीग्रेशन डी म्यू आई। अब देखो यहाँ पर आपको उसको जो टेम्परेचर और एन आई जो कांस्टेंट है उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो छोड़ देते हैं। कहाँ तक जाएगा ये, वी आई और डेल्टा पी। तो इसको किस में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो म्यू 1 से लेकर के म्यू 2 तक डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको P1 से लेकर के P2 तक इंटीग्रेट करें ना, इंटीग्रेट करें, डिफ्रेंशिएट नहीं करें, इंटीग्रेट करें। मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर इंटीग्रेशन आप डी एक्स का करते हैं तो एक्स होता है, इंटीग्रेशन आप डी म्यू आई का करेंगे तो क्या होगा, म्यू आई होगा, इंटीग्रेशन आप डी पी का करेंगे तो पी होता है, वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन म्यू आई हो गया। म्यू आई होने के बाद लिमिट क्या है इसमें, म्यू 1 से लेकर के म्यू 2 तक। सेम इसमें भी वी आई आपका कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ओनली बचेगा क्या, पी डी पी का इंटीग्रेशन पी होगा, जो कि P1 से लेकर के P2 तक जाएगा। तो इस वैल्यू पुट कर देते हैं, तो म्यू 2 माइनस म्यू 1 हो गया इधर वाला पोर्शन, इधर क्या होगा, आपको वी आई है बाहर में, और ये हो गया आपका P2 माइनस P1। तो ओवरऑल क्या बना, म्यू 2 माइनस म्यू 1 केमिकल पोटेंशियल, इधर हो गया वी आई P2 माइनस P1। तो ये हो गया आपका ओवरऑल फाइनल इक्वेशन आपका जो आना था ना, कि केमिकल पोटेंशियल और प्रेशर में क्या चेंजेस आता है, क्योंकि म्यू 2 म्यू 1 क्या है, केमिकल पोटेंशियल के चेंजेस को दिखा रहा है। म्यू 2 माइनस म्यू 1 मतलब केमिकल पोटेंशियल एक सिस्टम से दूसरे मतलब अलग अलग स्टेजेस में कैसे चेंज हुआ, हमने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब ऐड किया तो उसके केमिकल पोटेंशियल में क्या परिवर्तन हुआ, और प्रेशर को P1 से P2 लेके गए। तो इस केस में हम देख रहे हैं
इस केस में हम क्या लिखेंगे, द इक्वेशन स्टेट दैट इफ केमिकल पोटेंशियल इंक्रीजेस, आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ दिस इक्वेशन स्टेट दैट केमिकल पोटेंशियल इंक्रीजेस देन प्रेशर विल इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। मतलब कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन केमिकल पोटेंशियल लिख देते हैं, केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज होने से हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर भी क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं, अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा केमिकल पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, या वाइस वर्सा। या फिर केमिकल पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। जैसे टेम्परेचर वाले केस में हमने क्या देखा था, केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज करने से या फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक इंक्रीज होता था तो दूसरा डिक्रीज होता था, लेकिन प्रेशर वाले केस में ऐसा नहीं, क्योंकि प्रेशर वाले केस में माइनस नहीं आया है ना। तो प्रेशर वाले केस में क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज होने से भी और चाहे प्रेशर इंक्रीज होने से दोनों एक दूसरे को इंक्रीज ही करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, क्या है कैसा है, आपको बहुत आसान वे में समझना है। केमिकल पोटेंशियल ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर को सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे मैंने बताया भी है। आप सबसे पहले केमिकल पोटेंशियल लिखेंगे, उसको फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एनआई कर देंगे, तो इस रेस्पेक्ट में लिखेंगे। फिर आपको ये वाला प्रॉपर्टीज़ है, इसको यूज़ करना है ना, लिखना नहीं है कॉपी में, डायरेक्टली शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको, तो ये पता होना चाहिए। तो ये वाला इक्वेशन को आप डायरेक्टली लिखेंगे, ये जो इक्वेशन मैंने बता दिया जी इज स्टेट फंक्शन, तो ये वाला प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के बाद आप डायरेक्टली उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वेशन थर्ड में। फिर वी नो करके आप यहाँ से लिखेंगे, है ना, डेल्टा जी का वैल्यू, जिसको मैं बताऊंगा इस इक्वेशन को गिब्स डुहेम इक्वेशन वाले आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आए ही, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते जाना है। पार्शियल मोलर वॉल्यूम आ जाता है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ये पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ये वाला रिलेशन है ना, केमिकल पोटेंशियल को जब हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, टेम्परेचर और एन आई जब कांस्टेंट होता है तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम हो जाता है। तो याद रखेंगे डी म्यू आई डी पी इज इक्वल टू आपका पार्शियल मोलर वॉल्यूम होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे तो ये बहुत बार यूज़ होता है ये, है ना। केमिकल पोटेंशियल का क्या है, अगर हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम देता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं इसको, ठीक। और ये भी चीज़ याद रखें कि यहाँ पर अगर केमिकल पोटेंशियल को गिब्स फ्री एनर्जी को प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ओनली वॉल्यूम मिलता है, ये ओनली वॉल्यूम है, ठीक है। लेकिन वी आई क्या है हमारा, पार्शियल मोलर वॉल्यूम है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम है, ठीक है। तो आप ये भी चीज़ को याद रखेंगे। इस प्रकार आप सॉल्व करना है तो आपको बहुत आसानी से आप केमिकल पोटेंशियल को समझ गए होंगे, क्या है केमिकल पोटेंशियल, कैसा है, कैसे इसको हम वेरिएशन निकालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको सही लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये ज्ञान मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।